हम इस वक्त नेपाल के काठमांडू में हैं और से पोखरा को जाने वाली ये बस मेरे पीछे आप देख रहे हैं, क्योंकि काठमांडू बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ से पोखरा जाने वाली भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो बस लगी है इसके ठीक बगल में एक टिकट काउंटर होता है। और जब पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर यहाँ पहुँची थी तो उसने 11 तारीख को इस बस काउंटर से अपनी टिकट ली थी, क्योंकि होती है इस काउंटर में मिलती है। जो बस होती है वो काठमांडू से पोखरा को जाती है। तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय इस बस में लगता है। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे रूट को देखें, कैसे चेक करें, क्योंकि अमूमन लोग यहाँ से पोखरा जाते हैं, क्योंकि पोखरा से आसानी से वहाँ यानी इंडिया की तरफ जाने वाली बसें मिल जाती है। क्योंकि सीमा हैदर चालाक थी कि यहाँ से डायरेक्ट बस सुनौली बॉर्डर होते हुए भारत में भी एंट्री करती है, लेकिन वो उस बस से नहीं गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कोई ना कोई उसे गाइड कर रहा था और इसीलिए उसने यहाँ से पोखरा जाने का प्लान बनाया ताकि वहाँ से वो आसानी से इंडियन आइडेंटिटी के जरिए वहाँ पहुँच जाए। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त पोखरा में हैं। इस वक्त काठमांडू पोखरा मतलब नेपाल के उस तमाम इलाकों में जा रहे हैं जहां जहां सीमा पहुंची थी, जहां उन्होंने रह के वहां से बस की व्यवस्था की, वहां से वो सफर करके आई। पोखरा इसमें सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि काठमांडू से ना सही पोखरा जाकर उन्होंने क्यों बस का इस्तेमाल किया? क्या दिल्ली आना था, और वजह है क्या इस रूट से? क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है काठमांडू से भी भारत आने के लिए बसेस चलती है। बिहार बहुत करीब है तो बिहार के लोग काठमांडू और वहां पे सफर करते हैं। पोखरा इस्तेमाल किया, पोखरा का काठमांडू, पोखरा और फिर भारत दिल्ली, ये सब कैसे रूट प्लान है वो समझाते हैं दीपक के जरिए आपको। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सीमा हैदर और सचिन की पड़ताल करते हुए अब काठमांडू से पोखरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये वो रूट है जहां पर कच्ची सड़कें हैं। तकरीबन 250 किलोमीटर काठमांडू से पोखरा की जो रूट है वो पड़ता है। और सीमा हैदर जब दूसरी बार अपने चारों बच्चों के साथ पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची थी और काठमांडू से उसने एक बस ली रात को और उस बस के सहारे वो जैसे तैसे पोखरा तक पहुंची। और इस रूट में अब हम पोखरा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पोखरा पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे उस बस सर्विस के पास जहां से उसने अपनी टिकट ली थी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि वो टिकट लेकर वहां से किस तरह से बाहर निकली। क्या किसी एजेंट ने उसे आगे का रास्ता बताया? क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने वहां जरूर अपना सही नाम या पता नहीं बताया होगा। क्योंकि अमूमन के रास्ते जिन लोगों को अवैध रूप से भारत में एंट्री करनी होती है वो नेपाल को चुनते हैं और नेपाल में कहीं ना कहीं से ये सुरक्षा कर्मियों को चूक देकर वो लोग भारत में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से अब हम पोखरा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हम तस्वीरों में देखेंगे हमने पोखरा में एंट्री कर ली है, क्योंकि काठमांडू से हम देर रात से चले थे और अब काठमांडू से पोखरा हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस सृष्टि बस सर्विस को लेकर दावा किया गया था सीमा हैदर के द्वारा कि उसने उस बस सर्विस का से टिकट ली थी और अपने बच्चों और उस खुद वो वहां से निकलकर रातों रात सफर करते हुए इंडिया में ग्रेटर नोएडा पहुंची थी और वहां पर वो सचिन से मिली थी। ये अब हम पोखरा पहुंच चुके हैं और अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि सीमा हैदर किस तरह से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। क्योंकि नेपाल के रास्ते आसान था और सीमा ने 12 मई को बस का इस्तेमाल किया था, यानी नेपाल से वो भारत पहुंची थी। लेकिन इस बीच जो अहम जगह है यानी दिल्ली में जो दफ्तर है, जो बस सर्विस, वहां पे मेरे सहयोगी ने जाकर बातचीत की और उन्होंने जाना कि क्या कोई आसानी से आ सकता है क्या नेपाल से भारत या फिर दिल्ली। तो उनके तरफ से ये दलीलें थी कि नहीं, एक बार जांच भारत में की जाती है तमाम डॉक्यूमेंट्स की और एक बार जांच की जाती है नेपाल में। तो सीमा कैसे पहुंची, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है, ये हम दिखाते हैं पहले आपको। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची और नेपाल के पोखरा से उसने जिस कंपनी की बस पकड़ी उस कंपनी का एक दफ्तर दिल्ली के सरोजनी नगर में भी है। और फिलहाल हम उसी कंपनी की शाखा के बाहर खड़े हुए हैं और आप यहां पर बोर्ड पर पढ़ पाएंगे सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आपको यह समझना भी बहुत जरूरी है कि एक इंसान भारत के कागजात नहीं है या नेपाल के कागजात नहीं है, ना वो भारत का निवासी है ना वो नेपाल का निवासी है, वो भारत में कैसे प्रवेश कर सकता है? और यही सबसे बड़ा सवाल है जो सीमा हैदर से पूछा जा रहा है कि अगर वो भारत की नागरिक नहीं है तो वो भारत कैसे पहुंची। यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो भारत से निकलते हैं, नेपाल से भारत जाते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर पर किस तरीके से चेकिंग होती है। मैम, आप कहाँ से
कैसे ट्रेवल किए हैं? मैं तो नारायणगढ़ से ट्रैवल किया है। मतलब नेपाल से आप भारत आए? हाँ जी। तो बॉर्डर पर कैसे हालात होते हैं, कौन कौन से कागजात आपके चेक किए जाते हैं? मेरे तो नेपाल का नागरिक नहीं होता, आइडेंटी कार्ड वो चेक इन किया था मेरे। हाँ। और बस इतने पूछा कहाँ जा रहे, मैं अपना घर जा रहा हूँ, दीदी के पास जा रहा हूँ, मैंने बोला। बॉर्डर पर पूछते हैं कि आप नेपाल के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले हैं? वो तो पूछे मेरे को आइडेंटी कार्ड से पता चल जाता है ना। हाँ। मैं नेपाल की हूँ कि इंडियन की हूँ, उन लोग को ऐसे पता चल जाता है। कितनी जगह पर चेकिंग होती है? होती है 2 जगह, एक नेपाल बॉर्डर में हो जाती है, एक इंडियन बॉर्डर में हो जाता है। बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई नेपाल से भारत आ सकता है क्या? हाँ, वो तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना होता है क्या, एंट्री नहीं करने देगा वो। वहाँ पे हम लोग को भी माइती नेपाल होता है, वहाँ पे हम लोग को रखते हैं, ऐसे नहीं देते। अब वो पता नहीं उसको कैसे पकड़ के रखा, क्या करके रखा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती उसके बारे में। तो देखिए, ये वो नागरिक हैं जो नेपाल में रहते हैं, भारत आए, तो ये कह रही हैं कि कागजात एक बार आप में होते हैं तब आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, और जब आप इंडिया में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है, यूपी बॉर्डर से अगर आप आते हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस भी आपके आईडी कार्ड देखती है। और अब सीमा हैदर पर यह आरोप लग रहे हैं कि क्या उसके पास नकली दस्तावेज हैं जो उसको भारतीय नागरिक बताते हैं, क्योंकि हमारी पड़ताल में जो हमारे सहयोगी नेपाल में इस समय मौजूद हैं, उन्होंने पड़ताल की और उसमें ये निकल के सामने आया है कि सीमा ने जो बस के संचालन कर रहे थे ड्राइवर और कंडक्टर, उनको खुद भारतीय नागरिक बताया और भारतीय नागरिक बनकर वो भारत के अंदर पहुंची और ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद वो सचिन मीणा के घर पर रहने लगी। सचिन के प्यार में पड़कर सीमा के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो सीधे पाकिस्तान से भारत पहुंच जाती है और बहुत सारे ऐसे रास्ता कहते हैं। हालांकि उनका दावा ये रहा बीते कुछ दिनों से कि उनके पति से विवाद चल रहा था, गुलाम हैदर को नहीं पसंद करती थी और उन्होंने तलाक भी दे दिया था मौखिक तौर पे। ये तमाम बातें कही गई। टीवी डिबेट्स में कई बार सीमा और हैदर आमने सामने हुए। गुलाम हैदर जो कि उनके एक्स पति आप कह सकते हैं वो है। 4 बच्चे हैं जो कि हैदर के पति है, वो चारों बच्चे इसी में है, यानी भारत में है और सीमा के साथ है। अब गुलाम का ये कहना है वो सरकार से, भारत की सरकार से ये पास भेज दिया जाए। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि उनकी अपील का क्या असर होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सिर्फ गुलाम के कहने से यहाँ से बच्चे चले जाएं ये संभव बिल्कुल नहीं है। उसके लिए जो भी रास्ता है उनको भी वाया गवर्नमेंट ही आना होगा। 2 देशों के जो डेलीगेट्स होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद ही ये संभव हो पाता है। तो इस वक्त गुलाम हैदर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीमा लौटे ना लौटे, कम से कम चारों बच्चे जरूर लौट जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है कि बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सजा